कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आया और उसने जैक्सी को कुचल दिया। जैक्सी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लक्ष्मी भागती हुई आई। लक्ष्मी एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग की कुतिया थी। बाकी कुत्तों के मुकाबले उसे एक वरदान था कि वो इंसानों की तरह बोल सकती थी, उनकी बातों को समझ सकती थी और अपने दिल की बात उन्हें बता भी सकती थी। लक्ष्मी का दोस्त जैक्सी कुत्ता था। उन दोनों की आपस में खूब बनती थी। जैक्सी एक जवान और बहुत बड़ा कुत्ता था, जिसकी वजह से बाकी सारे कुत्ते उससे डरते और जलते भी थे। जब एक दिन बड़े बड़े कुत्ते दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को छेड़ रहे थे, तो वो बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे, पर वो कुत्ते उन्हें मुंह में उठा उठा कर जमीन पर पटक रहे थे। तभी जैक्सी और लक्ष्मी वहां आ जाते हैं। जैक्सी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कुत्तों को मार के वहां से भगा देता है। बिल्ली के बच्चों को बचा लेता है। लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैक्सी भले ही लक्ष्मी की तरह बोल नहीं सकता था, पर वो लक्ष्मी की हर एक बात को समझता था। जैक्सी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बहुत जल्द हम दोनों के बच्चे आने वाले हैं। जैक्सी अपना सर हिला के लक्ष्मी को बताता है कि वो इस बात को सुन के बहुत खुश है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जैक्सी, इस पूरी दुनिया में तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो, मेरी बातों को और मुझे। ऐसे ही सब कुछ ठीक जा रहा था, तभी लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। तभी जैक्सी लक्ष्मी की बात को समझते हुए लक्ष्मी के लिए जल्दी जल्दी पानी लेने निकल जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की तबीयत खराब हो रही थी, उसे बहुत प्यास लग रही थी। जल्दी जल्दी से जैक्सी जैसे ही पानी लेकर रोड के उस पार जा रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आया और उसने जैक्सी को कुचल दिया। जैक्सी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लक्ष्मी भागती हुई आई। जैक्सी, नहीं जैक्सी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। एक तुम ही तो थे पूरी दुनिया में। मेरा सहारा अब कौन होगा? मेरा मुझे तुम्हें पानी लेने नहीं भेजना चाहिए था। मर थोड़ी जाती मैं अगर पानी न पीती। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? लक्ष्मी जैक्सी के मरने के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। एक तो वो गर्भवती थी, ऊपर से अब उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। उसे जैक्सी की बहुत याद सताती थी। भूखी प्यासी लक्ष्मी शहर की ओर आ जाती है और वो देखती है एक जगह घर का गेट खुला है और अंदर आके गेट के साथ लगे पेड़ के सामने बैठ जाती है। उफ, कितनी गर्मी है। थोड़ी देर यहाँ बैठ के आराम कर लेती हूँ। तभी थोड़ी देर बाद घर की मालकिन जया बाहर आती है। जया खुद भी 8 महीने की गर्भवती होती है। जैसे ही वो लक्ष्मी को देखती है, हरे कृष्णा, मेरा सारा घर अशुद्ध हो गया। कौन मर गया था? गेट खोल के ये आवारा कुत्ता घर के अंदर आ गया। कोई है? भगाओ इस कुत्ते को यहाँ से। हाँ, अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? लगता है अब मुझे ही इसे यहाँ से भगाना होगा। जया डंडा लेकर लक्ष्मी को भगाने लगती है। अरे हट हट, भाग यहाँ से। अब मार खाएगा क्या? भाग भी जा यहाँ से। अरे ये तो गर्भवती है। अगर इसने यहाँ बच्चों को जन्म दिया तो कितनी गंदगी हो जाएगी। कितनी ढीठी कुत्ता है, उठने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल लक्ष्मी बहुत थकी हुई थी, ऊपर से भूखी प्यासी थी, इस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। पर जया ने तो उसे मार मार के भगा कर ही दम लिया। लक्ष्मी भौंकती हुई रोती हुई चली जाती है। फिर लक्ष्मी वहां से निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद कुछ आवारा कुत्ते लक्ष्मी को काटने को दौड़ते हैं और उसे जख्मी करके वहां से भगा देते हैं। ये कैसी जिंदगी है? किसी के घर में थोड़ी सी जगह नहीं है मेरे लिए। डंडे मार मार के भगा देते हैं। बाहर सड़क पे भी मेरे लिए जगह नहीं है। आवारा कुत्ते काटते हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्या इस पूरी धरती पे मेरे
और मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। तभी शाम के समय केशव अपनी दुकान बंद करके बाजार से थोड़ा मटन लेकर जा रहा था। उसके मटन पे एक कुत्ते की बहुत देर से नजर थी। मौका पाते ही कुत्ते ने उस पे झपट्टा मार दिया, मटन के लिए उसे भी जख्मी कर दिया और केशव को जमीन पे गिरा दिया। हाय बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पीछे खड़ी लक्ष्मी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पूरी जोर लगा के कुत्ते को वहां से भगा देती है और केशव की जान बचा लेती है। केशव जख्मी हालत में लक्ष्मी के पास आता है, उसके सर पे हाथ फेरता है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। कितनी प्यारी हो तुम, और तुम तो गर्भवती भी हो। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। केशव हैरान हो गया कि कुतिया बोल रही थी। अरे तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी नाम है मेरा। केशव समझ गया कि ये कोई मामूली कुतिया नहीं है, ये कोई भाग्यशाली कुतिया है। केशव उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है। मेरा कोई घर नहीं है, हर जगह से मार मार के भगा दिया जाता है मुझे। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे घर रहोगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। केशव उसे अपने घर ले जाता है, पर जैसे ही लक्ष्मी घर के बाहर पहुंचती है। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इसी घर की औरत ने मुझे पहले भी डंडे मार के भगाया था। क्या उसने ऐसा किया? लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी, मैं उसे तुम्हारे बारे में सब बताऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम इस कुत्ते को घर ले आए, और ये क्या, तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? ये सब इसने किया है? नहीं जया, इसने नहीं किया, और अब से ये हमारे साथ रहेगी। ये गर्भवती कुतिया है। जानती हूँ ये गर्भवती है, इसलिए इसे यहाँ से निकाला था, और तुम इसे घर ले आए। पागल हो गए हो क्या? जब ये बच्चे जनेगी तो मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। खुद गर्भवती होकर किसी दूसरी गर्भवती का दर्द नहीं समझ रही। और कोई मामूली कुतिया नहीं है, चमत्कारी है, इंसान की तरह बोलती है और भावनाओं को समझती भी है। मैंने कह दिया, ये यहीं रहेगी तो यहीं रहेगी, बस। जया को पति की बात माननी पड़ती है और उसे लक्ष्मी को घर में रखना पड़ता है, पर वो मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, इस कुत्ते पे इतना अत्याचार करूंगी ना कि 2 दिन में खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। केशव जब घर पे होता तो अपनी गर्भवती बीवी के साथ साथ लक्ष्मी की भी खूब सेवा करता था, खूब खिलाता पिलाता। लेकिन जैसे ही वो दुकान पे निकल जाता तो जया का अत्याचार शुरू हो जाता। वो उसे खूब मारती और खाना भी नहीं देती। अरे कितनी बेशर्म कुत्ता है, रोज इसको मारती हूँ, खाना नहीं देती, फिर भी घर छोड़ने का नाम नहीं लेती है। दरअसल लक्ष्मी को अपने मालिक केशव से बहुत प्यार था, इसीलिए वो जया के अत्याचार को भी सहन कर लेती थी और घर नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन केशव को काम को लेके शहर के बाहर जाना पड़ा। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाया और घर में घुस गए। जया को कुछ आवाज सुनाई दी और उसने लाइट ऑन की। कौन है? कौन है? तभी एक चोर जया के गले पे बड़ा सा चाकू रख देता है और कहता है, चल चुपचाप तिजोरी की चाबियां दे, नहीं तो छोरी गले के पार होगी। हाँ हाँ, जल्दी कर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी दूसरी जगह पर भी जाना है। मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी लक्ष्मी उन चोरों पर झपट पड़ती है और उन्हें पूरी तरह जख्मी करके भगा देती है। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी, आज तेरी वजह से हमारा घर लुटने से बच गया और तूने मेरी जान भी बचाई। माफ कर दे मुझे, मैंने तुझ पे कितना अत्याचार किया, मारा, खाना नहीं दिया। इंसान होकर मैंने ऐसा किया, तूने जानवर होकर हमारे लिए इतना कुछ किया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। कोई बात नहीं मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। उसके बाद जया लक्ष्मी की खूब सारी सेवा करने लगी, उसे अच्छा अच्छा खाना देने लगी। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। साथ ही जया की भी एक प्यारी सी बेटी हुई। लक्ष्मी के घर में आने से केशव का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही गया। देखा जया, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी बहुत चमत्कारी कुतिया है। उसी के आने के बाद हमारे कारोबार में इतनी बढ़ोतरी हुई है।
हमारे घर में इतनी खुशियां भी आई हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अब हम लक्ष्मी को खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। चिन्नू, एक तू ही मेरा सहारा है जो मुझे समझता है। मेरे बुरे दिनों में सब मुझे छोड़ के चले गए, पर सब धन और घर के लालच में होते हैं, पर तुम्हें किसी चीज का लालच नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं, पर फिर भी तुम मेरे साथ खड़े हो। नथु एक बहुत ही मेहनती आदमी था। उसके घर में उसकी बीवी, बेटी और बेटा था। कुछ समय पहले की बात है। नथु पैसे कमा के लाता था और उसका बेटा जुए में उड़ा देता था। जब भी नथु उसे ऐसे काम करने के लिए रोकता, उसकी बीवी बीच में टांग अड़ा देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, मेरे साथ काम करने में हाथ बटाने के बजाय तुम जुआ खेलते हो दिन रात। जो कुछ मैं कमाता हूँ उसे भी उड़ा देते हो। मैं तुम्हें कह देता हूँ, अब ये सब घर में नहीं चलने वाला। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा? क्या मतलब है? ये सब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, हमारा भी है। और ये क्या बार बार मेरे बेटे को डांटते रहते हो? एक ही तो बेटा है हमारा। तुम इसके लिए नहीं कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो? पर तुमने तो इसे अपना बेटा कभी माना ही नहीं है। ये कुत्ता तुम्हारा बेटा है। अपने बेटे से ज्यादा तो तुम इसको प्यार करते हो, तभी क्या कुछ नहीं खिलाते तुम इसको। सुनो, मैं भी कह देती हूँ, मेरे बच्चे को जो मन में आएगा वो करेगा। हाँ, तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है। याद रखना, ये एक दिन हमें डुबा देगा। नथु का बेटा मन ही मन सोचने लगता है। आज मैं सबसे बड़ा और आखिरी दांव खेलूंगा बाबा, और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। नथु का बेटा उस दिन फिर से जुआ खेलता है और बदले में सारे खेत, घर बार सब कुछ लगा देता है। उसे उम्मीद थी कि आज तो वो बड़ा हाथ मारेगा और बहुत सारा धन जीतेगा और बहुत अमीर बन जाएगा, पर ठीक उसके उल्टा हो गया और सब कुछ हार गया। और इस बात से वो काफी डर गया। भागता हुआ वो घर आता है। माँ, माँ। हाँ बेटा बोल, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बहुत चिंता हो रही थी मुझे। देख कितनी रात हो गई है, कहाँ रह गया था तू? माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? माँ, मैंने बड़ी बाजी जीतने के लिए खेत और सब कुछ दांव पे लगा दिया, और ये सब कुछ जुए में हार गया मैं। माँ, क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? माँ, बाबा अब क्या कहेंगे? ये क्या किया तूने बेटा? चल कोई बात नहीं, तेरे बाबा को मैं देख लूंगी। पीछे खड़ा नथु सब कुछ सुन रहा था। क्या तुमने सब कुछ डुबा दिया? ये कह के नथु अपने सर पे हाथ रख के सर पीटने लगता है। मैं पहले से ही इस लड़के को बार बार रोकता था, पर तुमने इसकी हरकतों को बढ़ावा दिया। अब भुगतो। उसी समय 4-5 गुंडे हाथ में डंडा और बंदूक लेकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, चलो चलो, घर खाली करो जल्दी से, ये सब अब हमारे मालिक का है। भाई साहब, हम कहाँ जाएंगे? रहम करो हम पे, मत छीनो ये हमसे। चलो चलो, निकलो यहाँ से। ये सब पहले अपने बेटे को समझाना था, जिसने जुए में सब कुछ लगा दिया। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी नानी के घर जाएंगे। माँ, पिताजी भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ, उनको साथ लेकर क्या करना? तुम्हारा बाप अब किसी काम का नहीं रहा, ना पैसा ना घर बार, कुछ नहीं रहा। फ्री का थोड़े पालना उसको अपने मायके में, रहे अपने कुत्ते के साथ, जहां मर्जी वहां। हाँ। ये सुनकर नथु को बहुत दुख हुआ और वो सोच रहा था कि जब तक उसके पास सब कुछ था, सब उसके पास थे। जैसे ही सब खत्म हुआ, सब छोड़ के चल दिए बिना उसके बारे में सोचे। नथु की बीवी अपने बेटा बेटी को लेकर मायके चली जाती है और नथु के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचता। इसलिए उसने एक पेड़ को ही अपना घर बना लिया। उसी पेड़ के साए में दिन रात बैठा रहता। जहां सबने नथु को छोड़ दिया था, वही चिन्नू उसके हमेशा साथ रहने लगा। जहां मालिक जाता, पीछे पीछे वो भी चल पड़ता।
नथु चिन्नू के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, चिन्नू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नए सिरे से काम शुरू करूँ। शहर में मेरे जो नए सेठ है ना, उनसे कुछ पैसे उधार लेता हूँ। उनसे मेरी अच्छी बनती भी है, शायद वो मेरी मदद कर दें। अगले दिन नथु चिन्नू को साथ लेकर सेठ के पास जाता है और सेठ को सारी बात समझाता है। सेठ जी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और सेठ जी, जल्द से जल्द मैं आपको सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है नथु, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारा ये कुत्ता बहुत पसंद आया है और ऐसा लगता है कि तुम भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए जब तक तुम पैसे नहीं लौटा दोगे ये कुत्ता मेरे पास गिरवी रहेगा। नथु सेठ की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि वो चिन्नू को कैसे गिरवी रखे। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तब एक चिन्नू ही था जो उसके पास खड़ा रहा, पर साथ में वो ये भी सोच रहा था कि काम शुरू करने के लिए उसे पैसे की बहुत आवश्यकता है। नथु चिन्नू से बात करता है। नथु नीचे बैठे चिन्नू के सर पे हाथ फेरता है। चिन्नू, तू भी चाहता है ना कि मैं फिर से काम शुरू करूं? तू इसमें मेरी मदद करेगा ना? सेठ जी ने ये शर्त रखी है, जब तक मैं पैसे ना लौटा दूं तब तक मैं तुम्हें उनके पास छोड़ूं। मुझे मजबूरन सेठ के पास तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना, बहुत जल्द ही मैं सेठ के पैसे लौटाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नथु चिन्नू को सेठ के पास छोड़ के वहां से जाने लगता है, पर मन ही मन चिन्नू के लिए बहुत दुखी था। चिन्नू रोते हुए अपने मालिक को जाते जाते देखता है, पर वो नथु के साथ जाने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो अपने मालिक की मजबूरी को बखूबी जानता था। उसे यकीन था कि उसका मालिक एक दिन जरूर आके उसे ले जाएगा। ऐसे ही नथु ने जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका अपना काम बहुत अच्छा चलने लगा। वहीं सेठ के घर पे एक दिन बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। चोर सब कुछ लूट के ले जाते हैं। जब चोर चोरी कर रहे थे तब चिन्नू पीछे से खड़ा होकर सब देख रहा था, और जब चोर वहां से निकलने लगे तो चिन्नू भी उनका पीछा करते हुए जाता है। चिन्नू देखता है कि चोर जंगल में एक जगह गड्ढा खोदकर सारा चोरी किया हुआ माल डाल के छुपा रहे हैं। भाई, इस माल को यहीं छुपा लेते हैं, जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर आके माल ले जाएंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, हम इस माल को यहीं छुपा लेते हैं, और अगर पुलिस हमें पूछने आ भी गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद हम आके माल निकाल ले जाएंगे, और वैसे भी किसी को क्या पता कि हमने माल कहाँ रखा है। लेकिन चिन्नू चुपके से सब देख लेता है। चिन्नू जब घर आता है तो देखता है कि सेठ सर पे हाथ रख के रो रहा है। अरे, मैं तो लुट गया, जीवन भर की कमाई मेरी चोरी हो गई, लुट गया। चिन्नू सेठ को रोते हुए देखता है और सेठ का कपड़ा खींच के ले जाता है। सेठ समझ जाता है कि चिन्नू उससे कुछ कहना चाहता है और वो भी उसके साथ साथ चलता है। चिन्नू सेठ को उसी जगह पे ले जाता है जहां पर चोर ने चोरी का माल दबा रखा था। चिन्नू उस जगह को जीभ से चाटने लगता है और सेठ समझ जाता है कि इस जगह के अंदर जरूर कुछ दफनाया हुआ है, और वो उस जगह को खोद के देखता है। सेठ का सारा माल वहीं पड़ा था। तब सेठ चिन्नू को गले से लगा लेता है। चिन्नू, तुम कितने वफादार हो। मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ और मैंने तुम्हें पैसे के बदले बंधक रखा, तुम्हें तुम्हारे मालिक से दूर किया। मैं कितना बुरा हूँ। अब चाहे नथु मुझे पैसे लौटाए या ना लौटाए कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें बंधक नहीं रखूंगा। तुम आज से आजाद हो। सेठ चिन्नू को आजाद कर देता है और उसके मालिक के पास भेज देता है। चिन्नू भी खुशी खुशी अपने मालिक के पास अपने घर निकल जाता है। उधर नथु का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने सेठ के पैसे इकट्ठा कर लिए थे। वो सेठ को पैसे वापस करने और चिन्नू को वापस लेने जा रहा होता है। नथु बहुत खुश हो जाता है कि वो सेठ का उधार चुका के चिन्नू को घर ले आएगा। तभी रास्ते में उससे चिन्नू मिल जाता है। चिन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने सेठ के पास आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाग के आ गए हो? तुमने मेरी नाक कटवा दी। सेठ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुमसे इतना सब्र नहीं हुआ। मुझ पे यकीन नहीं था कि मैं आकर ले जाऊंगा। सेठ क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नथु डंडा उठा के चिन्नू को खूब मारता है। चिन्नू खून से लाल पड़ जाता है और वो चुपचाप अपने मालिक की मार सहता है।
तभी चिन्नू के गले से एक चिट्ठी गिरती है जो सेठ ने नथु के लिए लिखी होती है। नथु उस चिट्ठी को उठा के पढ़ने लगता है और चिन्नू मार खा के दूर जाकर बैठ जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, नथु, ये कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा वफादार है। इसने मेरा घर लुटने से बचाया। मैं इसका मालिक तो नहीं हूँ, फिर भी इसने मेरे साथ वफा निभाई। सोचो तुम्हारे लिए ये क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा। मैं इसे इस बंधन से आजाद करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम इसे आज से खुद से कभी दूर मत होने देना और तुम्हारा कर्ज भी माफ। फिर नथु को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि वो भाग के नहीं आया, बल्कि उसे सेठ ने ही आजाद किया है। नथु वही डंडा उठा के अपने हाथ पे मार मार के लहूलुहान करने लगता है जिस हाथ से उसने चिन्नू को मारा था। चिन्नू को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो मालिक के पास आके उसका डंडा खींच के फेंक देता है। नहीं चिन्नू, तोड़ डालने दे मुझे इन हाथों को जिससे मैंने इतना बड़ा पाप किया। मुझे मार, तूने हर समय मेरा साथ दिया और मैं कितना बुरा हूं, तुझे दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया। चिन्नू, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। चिन्नू बहुत खुश हो जाता है और अपने मालिक को चाटने लगता है। इस तरह से चिन्नू और नथु साथ में रहने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।